असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। अब सवाल ये आता है कि रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या, रिस्क असेसमेंट चीज क्या है, इसका बेस क्या है रिस्क असेसमेंट का, ठीक है। तो पहले रिस्क असेसमेंट पहले जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज रिस्क। हम लोग रिस्क कैसे बोलेंगे, ठीक है। रिस्क हम लोग किसको बोलते हैं, रिस्क क्या होता है, पहले रिस्क को हम लोग जानते हैं, रिस्क क्या होता है, हैजर्ड क्या होता है, इन सब चीजों में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम लोग एक करके जानेंगे क्या है। क्योंकि देखो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान तो बाद में है, पहले तो रिस्क बढ़ाया था ना, रिस्क असेसमेंट करने बोला था ना। तो हम लोग पहले रिस्क असेसमेंट को समझते कि रिस्क असेसमेंट क्या है, क्या होता है रिस्क असेसमेंट, किस पर रिस्क असेसमेंट डिपेंड करता है, कैसे रिस्क असेसमेंट करते हैं, फिर हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पे बात करें। क्योंकि सबसे पहले क्या करता है, देखो सबसे पहले होता है कि मैं प्रोसेस में थोड़ा बात करता हूं। सबसे पहले क्या होगा ना, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। ये पहले क्या करेंगे, माइंस में सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। रिस्क को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, क्या होगा ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई किया जाएगा। कैसे होगा रिस्क असेसमेंट में, छोटा सा भूमिका देके फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो ओनर, एजेंट एंड मैनेजर क्या होगा, पहले क्या करेंगे, वो पहले वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। तुम बोलोगे सर रिस्क को आइडेंटिफाई मतलब कैसे होगा, जैसे उदाहरण देता हूं मैं, समझना। अच्छा बाबू, मान लो कि क्या क्या माइंस में ऑपरेशन है, पहले जानेंगे। तो जैसे मान लो हम लोग अंडरग्राउंड माइंस का बात करते हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस में क्या क्या ऑपरेशन होता है मेनली। तो अंडरग्राउंड माइंस में एक ऑपरेशन होता है, मैं मानता हूं एक ऑपरेशन होता है तुम्हारा, ठीक है। एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का। दूसरा ऑपरेशन हो गया लोडिंग का, ठीक है, लोडिंग का, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन हो गया ट्रांसपोर्टेशन का, मैं उदाहरण देता हूं। चौथा ऑपरेशन कुछ हो गया। अब अगर हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग बोलते हैं, तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में क्या क्या रिस्क हो सकता है। अगर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में बात किया जाए तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में क्या क्या रिस्क होगा, तो तुमको शुरू से सोचना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव लाने जब जा रहा है शॉट फायरर, तो क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, वो उससे कोई एक्सप्लोसिव छीन सकता है, तो एक रिस्क वहां है। दूसरा रिस्क क्या होगा, रास्ते में कहीं खो सकता है, दूसरा रिस्क वहां हो सकता है। और रिस्क क्या हो सकता है, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरा रिस्क हो गया। गाड़ी खराब हो सकता है, चौथा रिस्क हो गया। तो जितना भी इस तरह का रिस्क तुम सोचोगे, वो फिर तुम नीचे लेकर आया एक्सप्लोसिव को, मिस फायर का खतरा हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक्सप्लोसिव चार्ज करते समय एडजॉइनिंग गैलरी में तुम्हारा ये हो सकता है, ब्लोन आउट हो सकता है, ब्लोन थ्रू हो सकता है। प्रॉपर तुम्हारा अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे हैं तो कोई आदमी उस फेस में जा सकता है। तो जितना भी तुम्हारा रिस्क है एक्सप्लोसिव वाला से रिलेटेड, सबका नाम लिखोगे, ए बी सी डी जितना आएगा ना, सबका नाम, मतलब 50, 100, 1000 जितना लिखना तुम लिखो। जितना तरह का रिस्क है तुम ले सकते हो। आदमी लेके जा रहा कैरियर, एक्सप्लोसिव को बांध के स्लिप करके गिर गया, ये हो सकता है। डिटोनेटर अचानक कनेक्ट हो गया तुम्हारा पावर सोर्स के साथ, वो भी रिस्क है एक तरह से। तो जितना तुम सोच पा रहे हो ना, जितना सोच रहे हो ना, सबको करो। तो उस रिस्क को तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम किया इसी को बोलते हैं रिस्क आइडेंटिफाई। तुम रिस्क को क्या किया, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, यानी रिस्क को पहचाना। तो पहला काम क्या होगा, ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कौन कौन सा रिस्क है। तो जितना भी रिस्क है सब, तो एक ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में इतना है, लोडिंग में भी उसी तरह होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी उसी तरह होगा, सपोर्ट में भी उसी तरह होगा। तो हर चीज में उसी तरह होगा, सबको तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। ईएनडीएम में भी उसी तरह कुछ ना कुछ आएगा, सर्वे में भी कुछ आएगा। तो सबको क्या करना है, तुमको उसी तरह से सब रिस्क को तुमको क्या करना है, हर एक का नाम लिखना है, हर एक का नाम। हमारा माइंस में, मेरे जो माइंस में जो जॉब करता हूं ना, उसमें मोर देन 300 रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया है। 300 से ज्यादा तरह का रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया, सोचो 300 से ज्यादा, समझ में आ रहा है, हर ऑपरेशन में जोड़ा गया है। ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो वो नहीं होता, ऐसा करके। तो 300-350 हर माइंस पे लगभग तुमको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा। तो रिस्क को तुम आइडेंटिफाई किया, ये पहला काम हो गया, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद तो क्या छोड़ देंगे, नहीं। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद तुमको करना पड़ेगा रिस्क का असेसमेंट। क्या करना होगा, रिस्क का असेसमेंट। असेसमेंट वर्ड जब भी आएगा तो समझ लेना कि रिस्क को तुम क्या कर रहे हो, एक नंबर दे रहे हो, उसका एक नंबर दे रहे हो। नंबर मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मन में आया, अच्छा तुम आग है तुमको 50 नंबर, तुम पानी है तुमको 30 नंबर, ऐसा नहीं। तुमको नंबर जो देगा ना, बाय साइंटिफिक मेथड दोगे, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर दे दिए, उसका एक तरीका बना हुआ है। वो तरीका क्या बना हम लोग अभी पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। रिस्क असेसमेंट हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जानेंगे।
तो जैसे तुम रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क असेसमेंट करने के बाद तुमको नंबर दे दिया। अब जब तुम नंबर दोगे तो स्कूल में ऐसा नंबर मिलता है तो सबको एक जैसा नंबर मिलता है? कभी नहीं, किसी को ज्यादा किसी को कम नंबर मिलता है। तो यहां पर भी जब तुम नंबर दोगे ना बाबू, तो किसी को ज्यादा नंबर और किसी को कम नंबर मिलेगा। किसी को क्या मिलेगा? ज्यादा नंबर मिलेगा, किसी को कम नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी होगा, किसी को ज्यादा नंबर मिलेगा और किसी को क्या मिलेगा बाबू? कम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो किसी का ज्यादा नंबर हो सकता है और किसी का क्या हो सकता है? तुम्हारा कम नंबर हो सकता है। मैक्सिमम नंबर जो होता है 500 तक जाता है। कितना तक जाता है? 500 तक, अधिकतम 500। तो 500 नंबर मिल गया, इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं, इसका मतलब बहुत खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा डेंजर स्थिति में है। तो इस तरह से मान लो जो सबसे ज्यादा 5 टॉप 5 होगा, ठीक है, टॉप 5 जो भी मिला तुमको, मान लो किसी का 400 आया, किसी का 450 आया, किसी का 300 आया, 380 आया किसी का, इस तरह से जो टॉप 5 लोग होंगे उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल हैजर्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल हैजर्ड, टॉप 5 प्रिंसिपल हैजर्ड। टॉप 7 भी हो सकता है, टॉप 10 भी हो सकता है। तो जितना भी टॉप वाले मिलेंगे सबको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल हैजर्ड। अब प्रिंसिपल हैजर्ड को क्या करना है? प्रिंसिपल हैजर्ड को हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल हैजर्ड, ठीक है, सेफ्टी प्लान बनाते हैं, मतलब इसका मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, इसका मैनेज करते हैं। और अगर किसी तरह घटना बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान बनाते हैं। इसी के ऊपर प्रिंसिपल हैजर्ड के ऊपर ही होता है ये। तो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले, वही कुछ बात छूट गया। जैसे क्या तुम बोलोगे सर ओनर एजेंट मिल के ही सर इतना काम कर देगा क्या? नहीं होता ऐसा। उसमें क्या होता है ना, टीम बनती है, एक टीम बनाई जाती है, टीम वर्क चाहिए होता है। टीम में हर तरह का ऑफिसर लोगों को रखना होता है, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, आईएसओ, फीड सेफ्टी कमेटी के मेंबर हो गए, सारे लोग जितने भी सीनियर मोस्ट अधिकारी है ना, सभी लोगों को टीम में रखना होता है। उनसे राय लिया जाता है कि भाई बताइए आपका क्या राय में क्या है, आप ये क्या होगा, ठीक है, ये इसका स्कोरिंग कितना आएगा, सब तुम कर लिया। और उसके बाद जब तुम उसका सॉल्यूशन तुम बता रहे हो, समाधान भी बताना है, ऐसा नहीं कि तुम बता दिए तो चलेगा, नहीं, उसका समाधान भी बताना पड़ेगा, इसके लिए करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए, उसका ये करना चाहिए। तो उन सब लोग पूरा का पूरा टीम मिलकर उस पर निर्णय लेंगे कि हमको ये चीज करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए। तो उसके बाद तुम सोचो पूरा का पूरा आदमी मिलकर बैठ के एक बात, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर इतना रिसर्च करके सब बात बोला और जो बन के तैयार हो, सोचो क्या वो क्या चीज होगा वो। सोचो, जो मान लो तुम एक इस तरह से तुम एक नियम बनाया, इमेजिन करो, और ये जो नियम बनाया तुम कैसे बनाया? पूरा इतना रिस्क को एनालिसिस करने के बाद, एकदम टीम को बैठा के एकदम पूरा एनालिसिस करने के बाद बनाया, तो जो बनकर तैयार होगा, सोचो वो क्या क्रीम चीज होगा, एकदम पूरा मक्खन होगा, है कि नहीं? तो पूरा हेवी चीज बनेगा, बनकर तैयार होगा। तो उसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला इसका बेसिक चीज क्या है, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं क्या कि होता है क्या, नहीं तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि कौन बनाता है, हम लोग ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन बनाएगा, ठीक है, इट इज मेड बाय, ठीक है। रिस्क असेसमेंट कौन करेगा? तो बाय कौन होगा, किसके द्वारा होगा? बाय ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। किसके द्वारा होगा? ओनर, एजेंट, मैनेजर द्वारा होगा, ठीक है। ये होता है इसका। अब कुछ टर्म जैसे बोलते हैं ना, तुम लोग बोलेगे सर कुछ डेफिनेशन है सर, थोड़ा डेफिनेशन बता दीजिए। तो कुछ डेफिनेशन अभी हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, कुछ डेफिनेशन हम लोग को मिलेगा। जैसे क्या मिलेगा हम समझाते हैं, पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? रिस्क का, रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क का वैल्यू निकालिए। तो रिस्क का फॉर्मूला हम लोग पहले भी लिखे थे, इसका वैल्यू होता है लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। पहले लिखो, फिर मैं धीरे धीरे करके डिफाइन करूंगा ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले डिफाइन करके समझाऊंगा तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पहले इसको लिखो, कॉन्सिक्वेंस। देखो, क्योंकि इससे जिज्ञासा बढ़ेगा। जैसे तुम लाइकलीहुड लिखा, कॉन्सिक्वेंस लिखा, तुरंत मन में आएगा सर लाइकलीहुड मतलब क्या, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या। तब समझाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। लाइकलीहुड का दो चीज होता है। लाइकलीहुड मतलब होता है प्रोबेबिलिटी होता है, इनटू होता है एक्सपोजर। और इसका मतलब क्या? कॉन्सिक्वेंस तो है ही, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस ही होता है। अब सवाल ये आता है कि सर जो इतना सारा वर्ड लिखे इसका मतलब क्या है? तो एक एक का मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब है, ठीक है। हम लोग मोटा मोटी समझने का लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि एग्जाम में कभी डेफिनेशन तो आएगा नहीं, ठीक है, अगर आ भी सकता है, ठीक है। रिस्क पहले हम जानते हैं व्हाट इज रिस्क। रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क हम लोग किसको बोलेंगे? ठीक है, लिखो,
द रिस्क, देखो द रिस्क इज द, देखो जो डेफिनेशन है, द रिस्क, द रिस्क लिखो, रिस्क इज द, इज द एक्सटेंडेड, extent, extent of harm, extent to harm, simple, extend to harm, harm, extend to harm that a hazard, that a hazard could cause, that लिखो समझाता हूं, that a hazard could cause, देखो हैजर्ड के कारण, हैजर्ड के कारण, ठीक है, किसी भी हैजर्ड, किसी भी खतरा, अच्छा पहले हैजर्ड जान लेते, जैसे हैजर्ड वर्ड आया ना, तो हैजर्ड को क्या डिफाइन किया गया, हैजर्ड क्या है, HAZARD, हैजर्ड क्या है, फिर इसको समझते हैं, हैजर्ड को देख लेते हैं। हैजर्ड के बारे में बोला क्या, इट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, देखो इट इज ए, समझना, सोर्स, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल हार्म, थोड़ी ब्रेन को कूल करके समझना बाबू, क्योंकि हर तरह का बात यहां पे आ रहा है, एकदम कूल करके समझना, इंजुरी और, ठीक है, और लॉस, मतलब जैसे एक उदाहरण तौर पे मैं समझाऊं, ठीक है, रिस्क क्या है, रिस्क एक तरह का कारण है, और हैजर्ड क्या है, उसका प्रभाव है, सिंपल, जैसे उदाहरण तौर पे, जैसे मान लो एक जंगल है, तुम जा रहे हो, ठीक है, तो तुम रास्ता में जा रहे हो, तुम्हारा बाइक या कोई चीज खराब हो गया, तुम जा रहे थे, बस वाला बोला कि नहीं अब आगे नहीं जाएगा, तुम यहां से चल जाओ भाई पैदल, गाड़ी से आगे नहीं जा सकती, गाड़ी खराब हो गया। अब तुम्हारे पास दो रास्ता है, रास्ता एक क्या है, तुम इमेजिन करो, ये बीच में जंगल ऐसे पड़ रहा है और रास्ता ऐसे जा रहा है, ठीक है, तुम्हारा घर जस्ट यहां पर तुम्हारा घर है और ये जंगल है, तुमको ऐसे जाना था, गाड़ी यहीं पर आके खराब हो गया, इमेजिन करो यहाँ पे गाड़ी खराब हो गया, अब तुमको बोला जा रही है एक काम करिए आप ना यहां से ले, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ता है, रास्ता एक है जो इतना तुम घूम के जाके इतना दूर अपना घर, और दूसरा एक रास्ता ऐसा सीधा चल गया, सीधा चल गया मतलब तुम अपना घर सीधा पहुंच जाएगा जंगल होते हुए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, जंगल जाओगे तो क्या रिस्क, रिस्क मतलब किसका, तुमको पता है जंगल में बहुत सारा जानवर मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हो गया रिस्क, जो तुम जंगल जाने का निर्णय लिया। आज जब तुम जंगल गया और अचानक शेर मिल गया तो वो हो गया हैजर्ड, समझ में आया? रिस्क मतलब क्या, जस्ट देखो द रिस्क इज द एक्सटेंडेड टू हार्म, जिससे उम्मीद है कि कुछ नुकसान होगा, नुकसान हो नहीं गया, उम्मीद है कि नुकसान हो सकता है, जिससे उम्मीद है कि नुकसान हो सकता है, जैसे तुम गया इधर से तो एक उम्मीद है तुमको कि भाई यहां से मेरा क्या जंगल से जाएंगे तो शेर मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो जो तुम उम्मीद लगाया वही तुम्हारा क्या है, रिस्क, जो तुम लिया वो रिस्क हो गया। अब तुमको सच में अगर शेर मिल जाए वो तुम्हारा हो गया हैजर्ड, समझ में? तो हम लोग रिस्क लेके चल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है घटने का। बहुत अच्छा उदाहरण से मैं समझाया आप लोगों को कि रिस्क मतलब क्या होता है, जो घटने वाला कोई चीज है इसका एक उम्मीद, तुम समझ सकते कि ये चीज हो सकता है, वो रिस्क है सारा का सारा चीज, जो हम लोग मतलब तुम कोई चीज का लेते हो वो क्या हो गया, रिस्क हो गया, और उसके जो फल स्वरूप जो तुमको परिणाम मिलेगा वो हैजर्ड है। तो इसमें क्या होता है, देखो इट इज ए, देखो ये क्या है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म है, हार्म हो भी सकता है, इंजुरी भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि तुम गए, तुमको कोई मान लो कि मक्खी काट लिया तो पोटेंशियल हार्म तुमको पहुंचा दिया, या फिर मान लो तुमको क्या किया कि कोई को सांप काट लिया तो तुमको इंजुरी कर दिया, या फिर मान लो शेर मिल गया तो तुम्हारा लॉस ऑफ लाइफ हो गया।
होता है कितना अंतराल पे वो घटना घटे, अंतराल, उस घटना घटने का अंतराल क्या है, ड्यूरेशन क्या है। और तीसरा क्या है सर, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब यह होता है कि दुर्घटना कैसा होगा। ठीक है, दुर्घटना जो घटेगा, दुर्घटना, जो दुर्घटना कैसा होगा, किस लेवल का होगा, कैसा होगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मेनली मतलब। अब हम लोग जानते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला हमको समझ में आ गया कि रिस्क अगर निकालना है तो हमको प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर और कॉन्सिक्वेंस का वैल्यूज बैठाना है, लेकिन इसका मान कितना होगा हम लोग क्या करेंगे, एक करके सभी का मान को हम लोग देखेंगे कि किस किस केस में कितना कितना मान दिया गया है, क्या क्या मान होता है। क्योंकि पिछली बार तुम लोग क्या किया कि ये जो मान वाला वैल्यूज था ना, मैं आप लोग को दिया लिखने के लिए, आप लोग लिखे नहीं, और यही सवाल में आया था। ठीक है, यही मैंने फोटो भेज दिया था मैंने आपको ग्रुप में, तो आप लोग लिखे नहीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि एग्जाम में आया और आप लिख नहीं पाए। तो मुझे बहुत अफसोस है पिछले बार की, मुझे लगा कि टाइम कम है, आप लोग लिख लिए होगे पर लिखे नहीं, और मैं भी उतना गौर नहीं किया, पूछा भी नहीं, कि मुझे भी लगा था कि एग्जाम में नहीं आने वाला, सच्चाई ये भी है। तो ये हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एक का वैल्यू जानेंगे। ठीक है, जैसे किसका किसका वैल्यू जानेंगे हम लोग जानेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यूज कितना कितना होता है। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान कितना होगा, एक्सपोजर का मान क्या होता है, किस पे डिपेंड करता हूं, लेकर करके जानते। इसको बताओ, इसको बताए ना, इसको छोड़ तो नहीं सकते हम लोग, बताए या लिख लोगे, क्या करोगे, बताए तो बता दीजिए, एकदम सही है। ठीक है बाबू, तुम लोगों से ही उम्मीद था मुझे, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, कितना कॉन्फिडेंस से बोलते हो यार, एक बार एग्जाम में गलती करने के बाद भी बोलते हो, सर बता ही दीजिए। ठीक है, संभावना, संभावना कितना संभावना है, ठीक है, किसका कितना संभावना है। तो संभावना मतलब देखो, प्रोबेबिलिटी मतलब कितना संभावना है। ठीक है, देखो मेनी विल बी एक्सपेक्टेड, कितना संभावना है, एक नंबर। अगर मान लो कोई भी घटना घट रहा, उसमें बोला मे विल बी एक्सपेक्टेड, मे विल, समझना क्या बोलना चाह रहा, विल बी, और सब वर्ड इंग्लिश में ही रहेगा। हिंदी वाला बच्चा जो हिंदी पढ़ के आया है, जब मैं हिंदी बोलूं तो ध्यान से नोट कर लेना। इसका मतलब क्या है, मे वेल बी एक्सपेक्टेड, जिसका संभावना है 100% होने का। ऐसा कोई घटना जिसका संभावना क्या है कि 100% होके रहेगा, ये घट के रहेगा। जैसे रूफ फॉल, अचानक तुम गैलरी चौड़ा कर दिया, रूफ फॉल घट के रहेगा, ऐसा कोई घटना है, होके ही रहेगा। तो उसके लिए मैक्सिमम पॉइंट दोगे 10। जैसे मान लो तुम एक पॉइंट निकाल रहे हो, मैं एक उदाहरण तौर पर भी लेके चलता हूं ताकि तुम इसको समझने में सुविधा करो। मान लो हम एक घटना लेते हैं, ठीक है, मान लो हम लोग लेते हैं दो तरह कॉम्बिनेशन करते हैं। एक लेते हैं हम लोग रूफ फॉल का एक्सीडेंट हो सकता है, रूफ फॉल से कितना व्यक्ति मर सकता है, और दूसरा लेते हैं तुम्हारा इसका, ठीक है, एडजॉइनिंग गैलरी में मिस फायर हैंडलिंग के समय, मिस फायर हैंडलिंग में एक्सीडेंट वाला। ठीक है, ये दो चीज को लेते हैं। तो मान लो कि मे बी वेल एक्सपेक्टेड, तो रूफ फॉल होगा, कितना संभावना है, तो बहुत सारे माइंस में रूफ फॉल होने का बहुत चांसेस रहता है। तो कितना, अगर एक्सपेक्टेड है कि होगा ही, तो 10 नंबर चुपचाप से बैठा दो किसका, प्रोबेबिलिटी का, चुपचाप से 10 नंबर दे दो प्रोबेबिलिटी का। क्वाइट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, क्वाइट थोड़ा सा पॉसिबल है, मान लो कि ऐसा घटना रूफ फॉल का ही लेता हूं मैं, क्वाइट पॉसिबल है, समझना बाबू। मैं बोला ना, क्लास जो बच्चा शुरू से करेगा तो पूरा चल दिमाग में घुस जाएगा, और ये ऐसा क्लास है ना, मैं लिख के देता हूं, डिप्लोमा उपलोमा में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, इवन मुझे भी नहीं पढ़ाया गया कभी, मैं खुद से पढ़ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्वाइट पॉसिबल है, यानी जितना किसी चीज का थोड़ा बहुत घटने का चांसेस है कि घट सकता है, 100% नहीं है कि घटेगा ही। जैसे मान लो मैं बोलूं कि केज तुम्हारा क्या बोलता है कि, इस उदाहरण के तौर पर मान लो कि माइंस में कभी एक्सप्लोजन नहीं हुआ, मैं बोला एक्सप्लोजन, तो क्या है एक्सप्लोजन, या फिर मैं ऐसा कोई घटना बताऊं जैसे मान लो कि केज टूटने का पॉसिबिलिटीज, तो क्वाइट पॉसिबल है कि रस्सा टूट सकता है, होली रस्सा टूटने के बारे में, तो क्वाइट पॉसिबल है, तो 7 नंबर दोगे, उसका वैल्यू कितना होगा, 7 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा यूजुअली बट पॉसिबल, यूजुअली बट पॉसिबल। देखो यूजुअली, ये सब अनयूजुअली, सॉरी माफ करना, अनयूजुअली, अनयूजुअल, अनयूए, क्या लिख रहा हूं, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, यू एन यू एस यू एल,
अनयूजुअल बट पॉसिबल, बट पॉसिबल। देखो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, अगर कोई घटना, ठीक है, जो अनयूजुअली है, मतलब ऐसा नहीं कि घटेगा ही, लेकिन पॉसिबल है उसका होने का, तो उसका नंबर 3 जाएगा। ठीक है, ओनली रिमोटली पॉसिबल, कभी कभार हो सकता है, 4 नंबर, ओनली रिमोटली पॉसिबल, रिमोटली पॉसिबल, अगर जो रिमोटली मतलब कभी कभार, मतलब हटेगा लेकिन, ठीक है, उसके लिए तुम्हारा 2 नंबर। ठीक है, ठीक है, कन्विजिबल बट अनलाइकली, इतना तो हिंदी मुझे भी नहीं पता यार, कंसिबल बट अनलाइकली, इसका नंबर 1। इस तरह से एक और है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, जो प्रैक्टिकली कहीं पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उसके लिए नंबर कितना, 0.5। और जो वर्चुअली मतलब काल्पनिक तौर पे भी संभव नहीं है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा, वर्चुअली, ठीक है, इम्पॉसिबल है, उसके लिए 0.1। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो एक माइंस है, समझना, एक माइंस है, ठीक है, एक माइंस है जिसमें कन्वेयर चलता है, होलेज है ही नहीं, उसमें होलेज का तुम लिख दिया बात कि होलेज से एक्सीडेंट, तो वर्चुअली भी इमेजिन करके पॉसिबल नहीं एक्सीडेंट होलेज से, क्योंकि होलेज तो वहां है नहीं, वो तो कन्वेयर है, तो वर्चुअली इम्पॉसिबल है, इसके लिए 0.1। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि तुम सोच रहे हो लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं सकता ये। यदि उदाहरण के लिए मान लो एक्सप्लोजन, मान लो डिग्री 1 माइंस है, डेप्थ बहुत कम है, एक्सप्लोजन का चांसेस क्या होगा, नील होगा, मिथेन एक्सप्लोजन, मिथेन तो मिलता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं है। डिप्लेरिंग चल रहा है, ऊपर से डेवलपमेंट होता तो चांस भी है, डिप्लेरिंग चल रहा है जैसे हम लोग का माइंस में, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कभी मिथेन एक्सप्लोजन होगा। धोरी खास अंडरग्राउंड में मिथेन एक्सप्लोजन होना इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वर्चुअली इम्पॉसिबल मतलब जैसे हम लोग का माइंड्स में केज का एक्सपेरिमेंट वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्यों, हमारे माइंड्स में केज है ही नहीं, वहां केज चलता ही नहीं, वहां तो इंक्लाइन से जाते हैं लोग, तो केज वर्चुअली इम्पॉसिबल है। समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट का नंबर सेट किया गया है कि प्रोबेबिलिटी में अगर मे वेल बी एक्सपेक्टेड 10 नंबर, कि एकदम हो सकता है, एकदम घटेगा ही 10 नंबर, क्वाइट पॉसिबल अगर थोड़ा बहुत भी संभव है तो 7 नंबर, अनयूजुअली बट पॉसिबल, होता नहीं है लेकिन कभी घट सकता है, 3 नंबर, ठीक है, ओनली रिमोटली पॉसिबल, कभी कभी पॉसिबल है, 2 नंबर, ठीक है, कन्वेंशनली बट अनलाइकली, मतलब एक आध बार साल 2 साल में घटा तो घटा, ऐसा कोई घटना हो सकता है, शायद हो, बट अनलाइकली, मतलब एक आध बार साल 2 साल में घटा तो घटा, ऐसा कोई घटना हो सकता है, शायद हो, ऐसा वाला। एक नंबर, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता है, वो 0.5 नंबर, और वर्चुअली इंपॉसिबल तो 0.1 नंबर। तो इस तरह से जो तुम देखा, ये पूरा का पूरा किसका हो गया, प्रोबेबिलिटी का नंबर हो गया। अब तुम माइंड से मान लो तुम रूफ फॉल या मिस फायर का तुम कर रहा है, तो मिस फायर के लिए तुम बताओ इसमें से जो नंबर देगा तुम्हारे हिसाब से क्या देना अच्छा है, तुम क्वाइट पॉसिबल में दोगे, मे वेल एक्सपेक्टेड कि हाँ 100% मिस फायर में एक्सीडेंट होता है ऐसा दोगे, या कौन वाला नंबर तुम बैठाना ज्यादा अच्छा बैठाओगे, बताओ। तुम अपना ब्रेन से सोचो इस चीज को, तुम खुद सोचो कि तुम अगर माइंस का निकाल रहे तो तुमको कौन नंबर बैठाना चाहिए मिस फायर के केस में, क्या नंबर होना चाहिए वो बताओ। ठीक है, तो अधिकतर बताए ऐसा कुछ 7 मान रहा, कुछ 3 मान रहा, कुछ 10 मार रहा है, मैक्सिमम बच्चों को जो नंबर है तुम्हारा क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, 7 और 3 पे ज्यादा बच्चा फोकस, 7 और 3। 7 किस लिए, क्योंकि वो बोल रहा सर क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है, और कुछ बच्चा बोल रहा सर अनयूजुअली बट पॉसिबल है सर, तो ये वाला जो सही होगा ना, अनयूजुअली बट पॉसिबल है, 3 नंबर होना चाहिए। क्योंकि देखो ये ना मिस फायर हमेशा नहीं होता है, तुम सोच के देखो तो अनयूजुअली घटना है, मिस फायर रोज होगा ही नहीं,
तो इसमें 3 नंबर देना ज्यादा उचित है। लेकिन अगर मान लो यहां रहता जैसे खलिया गाड़ी का गिर जाना या बुझाई गाड़ी का गिरना, उसके कारण से अगर एक्सीडेंट होने का रहता तो क्या होता, तब लोग साथ देते, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल हर समय हो रहा है, 10 नंबर देते तब। ठीक है, तो मोटा मोटी ये एक वैल्यू यहां समझ में आई, ये हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, चलो, मजा आ रहा बाबू अपने को पढ़ के, क्लास में इंजॉय कर रहे हो कि कुछ सीख रहे हो कि हाँ भाई सर सीख रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो लोगे यार, नंबर भी आ जाएगा ना, लेकिन मजा नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। 1 महीना के बाद देखोगे फिर वही जिंदगी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, जिंदगी में अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का केस में तो हम लोग देख लिए भाई इतना होता है, एक्सपोजर के केस में कितना होता है, एक्सपोजर वाला लिखते हैं। ठीक है, एक्सपोजर, एक्सपोजर में क्या क्या होता है, एक्सपोजर में किसको किसको कितना नंबर दिया गया है। तो एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, अंतराल। क्या होता है, अंतराल। ठीक है, अंतराल होता है, कितना अंतराल में कितना। ठीक है, अंतर अंतर पे घटना घट रहा है। ठीक है, कितना अंतराल पे, जैसे कोई घटना मान लो कंटिन्यूअसली घट रहा है, 1 नंबर। एक हो सकता है जो कंटिन्यूअसली घटे, कंटिन्यूअस घट रहा, उसके लिए 10 नंबर दे दो आंख बंद करके। कोई घटना जो फ्रीक्वेंट, 2 नंबर। फ्रीक्वेंट, कंटिन्यूअस मतलब क्या है ना, कंटिन्यूअस मतलब एवरी शिफ्ट, मतलब तुम समझ लो एवरी शिफ्ट, एवरी शिफ्ट में हो रहा है, एवरी शिफ्ट में हो रहा है, हर शिफ्ट में घटना घट रहा है। दूसरा नंबर मान लो क्या है, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली अगर घट रहा है कोई घटना, फ्रीक्वेंटली मतलब डेली बेसिस पे हो रहा है, डेली हो रहा है, फ्रीक्वेंटली डेली, इसके लिए नंबर कितना, 5। ठीक है, सेल्डम, 3 नंबर क्या है, सेल्डम, सेल्डम मतलब वीकली, साप्ताहिक रूप से हो रहा है, उसके लिए 3 नंबर। ठीक है, अनयूजुअली, अनयूजुअली, अनयूजुअल लिखा हुआ, यूजुअली नहीं, अनयूजुअल मतलब मंथली, और मंथली हो रहा है, उसके लिए कितना नंबर, 2.5 नंबर। देखो यही सब तुमसे एग्जाम में पूछा था, सोचो कितना क्रिटिकल नंबर पूछता है आप लोगों से। बच्चा को मारा भी हो ना, अंदाजे उसका सही नंबर आ गया हो, समझो ना। ये सब कोई याद नहीं रखता यार, हम लोग कभी याद नहीं रखे आज तक ले, जो एसएमपी बनाता है उसको खुद याद नहीं होगा। फिर ओकेजनली, ओकेजनली अगर हो रहा है तो, ओकेजनली मतलब ईयरली, ओकेजनली मतलब ईयरली, मतलब ईयर में एक बार। ठीक है, उसके लिए कितना नंबर है, 2 मार्क्स है। इसके बाद सुनो, इसके बाद और है। ठीक है, वंस इन 5 ईयर, वंस इन 5 साल में एक बार घटना घट सकता है, उसके लिए नंबर कितना है, 1.5। ठीक है, उसका दूसरा दिया और दिया हुआ है, वंस इन, ठीक है, 10 ईयर, 10 साल में ऐसा कोई घटना घट सकता है, इसका लिए दिया कितना, 0.5 मार्क्स। और उसके बाद एक और है, ठीक है, वंस इन 100 ईयर, 100 साल में एक बार कोई घटना घट सकता है ऐसा कोई। ठीक है, इसके लिए कितना मार्क्स है, 0.02। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपोजर का लिमिट। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको बताऊं तो, अच्छा थोड़ा नीचे कर देता हूं, अब तुमसे मैं सवाल पूछूं। ठीक है, तुम सोचो, ऐसे मान लो मिस फायर है, मिस फायर, ठीक है, या फिर मान लो रूफ, मिस फायर की बात करते हैं। तो मिस फायर बताओ तो, कि मिस फायर को तुम किस कैटेगरी में रखेगा, कितना नंबर देगा बताओ। मिस फायर कैसा हो सकता है, मिस फायर को मैक्सिमम अगर दोगे तो किस कैटेगरी में रखना पसंद करोगे, किस कैटेगरी में रखोगे, कितना मार्क्स, किस मार्क्स में रखोगे। तो देखो, बहुत जैसे बहुत सारा बच्चा बोला कि सर वीकली रख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम कभी सुना ऐसा माइंड में जाके हर सप्ताह मिस फायर हुआ है, सुना है क्या, मिस फायर हर शिफ्ट में होता है, नहीं। डेली होता है, नहीं। वीकली होता है, नहीं। मंथली होता है, मे बी होता होगा, महीना, ईयरली तो नहीं है, ईयरली और मंथली के बीच में होना चाहिए, तो मैक्सिमम तुम दोगे, तो इसी में तुम रखना पड़ेगा 2.5 मार्क्स। अगर मिस फायर है तो 2.5 मार्क्स तुम दोगे, क्योंकि ओकेजनली ही ये तो तुम्हारा अनयूजुअली ओकेजनली पॉसिबल है, ऐसे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो ईयरली में, साल में एक आध 2 बार घट गया तो घट गया। मिस फायर हमेशा नहीं होता, मिस फायर, मिस फायर साल में एक आध 2 बार, 2 4 10 बार हुआ तो हुआ, साल भर में 2 4 10 बार होता है। इसको मंथली वाइज लेना ही सही है, यानी तुम बैठाए मंथली वाइज। ये उसी तरह रूप फॉल, अगर मान लो तुमको रूप फॉल के लिए बैठाना हो नंबर,
तो रूपफल के लिए तुम कौन सा नंबर सेलेक्ट करे बताओ। तो रूपफल से जो घटना घटता है क्या तुम्हारा कंटिन्यूअस होता है फ्रीक्वेंटली, तो माइंस पे डिपेंड करेगा, नो डाउट माइंस पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी समझते कि एक एवरेज माइंस है। तो एक एवरेज माइंस में अगर रूपफॉल होता भी होगा तो कितना अंतराल पे घटता होगा। ठीक है, अचानक से रूपफॉल हो रहा है इसका हमें पता नहीं है, तो कितना अंतराल पे होता होगा रूपफॉल। 5 साल में एक बार, नहीं गलत है, 5 साल में तो बहुत दिन हो गए, 5 साल में नहीं, ऐसे भी घटता है नॉर्मली। तो उसमें भी अगर तुम नंबर दोगे ना तो तुम देखोगे कि मंथली वाइज तुम ले सकते हो, मंथली या ईयरली, यानी इसका भी नंबर लगभग 2.5 नंबर है। ये तो माइंस टू माइंस वेरी करेगा ये, तो 2.5 नंबर तुम बैठाओगे, मतलब एक अनुमान में बता रहा हूं क्योंकि हर माइंस का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये मंथली वाइज तुम ले सकते हो। जैसे आरएमआर जिसका फेयर में आता है ना, उसमें तुम मंथली वाला अगर डालते हो तो ज्यादा बेहतर है। अब 2 हो गया, अब तीसरा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर हो गया। अब क्या बचा, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का नंबर किस तरह होता है, कॉन्सिक्वेंस का नंबर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दुर्घटना, जो घटना कैसा होगा, डिग्री दुर्घटना का मतलब क्या, डिग्री कैसा है, ठीक है, दुर्घटना का डिग्री, दुर्घटना कैसा हो सकता है, कैसा होगा, दुर्घटना का स्वरूप बोल सकते हो, स्वरूप, दुर्घटना का स्वरूप, घटना का स्वरूप कैसा होगा। ठीक है, उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस के ऊपर। जैसे मान लो कोई ऐसा घटना घटे जिसमें सेवरल डेड हो, देखो सेवरल कोई घटना हो सकता है इसमें सेवरल डेड हो सके, सेवरल मतलब बहुत आदमी का जान जाएगा, सेवरल डेड, सेवरल डेड मतलब जिसमें अधिक आदमी का जान जाए, उसका पॉइंट देना होगा 5। ठीक है, दूसरा नंबर 1 डेड, अगर एक ही आदमी का जान जाए, सेवरल डेड मतलब एक से अधिक आदमी का जान। ठीक है, एक डेड होगा तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंट देखो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी। कुछ बच्चा को बोर लग रहा होगा कि सर क्या इतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है 0.3 बोर लग रहा है ना, यही वाला सवाल आया था एनसीएल में। तुम जो बोर फील कर रहे हो, जो बच्चे को बोरिंग लग रहा है बाबू, ठीक है, एनसीएल में ये सवाल पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी। ठीक है, यही वाला पूछा था 0.3 जिसका आंसर था, ये वाला सवाल आया था ना, देख लो कहां से पूछा सवाल, देख लो कहां सवाल पूछा। तो जो बच्चा को पढ़ाई करके मन बोर हो गया ना, तो नौकरी आज के डेट में बाबू मैं बोल देता हूं उतना आसान नहीं जितना सोच रहे हो। ठीक है, उतना आसान नहीं है। तुम सोचो आज हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोग 2 दिन पहले से तपस्या कर रहे हैं, सारा नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस पढ़ना पड़ा। आज भी टॉपिक स्टार्ट किए थे, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का सारा बात आया, सारा बेसिक भूमिका को समझे जाने, तब जाकर आज थोड़ा मजा लग रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसे तुम उठ के चल जाओगे ना, सिगरेट रट लोगे कि हाँ इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, और जिंदगी भर माथा पीटोगे कि हम क्या पढ़ के रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सिग्निफिकेंट चांसेस ऑफ फैटेलिटी 0.3 मार्क्स, 0.3 नंबर दिया गया। इसके बाद क्या बोला है, 1 परमानेंट डिसेबिलिटी, 1 परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब क्या है, 1 परमानेंट, अगर कोई अच्छा से अगर नहीं भी लिख पा रहा तो घबराने वाली बात नहीं है, इसका फोटो कॉपी बच्चे लोग ग्रुप में भेज देगा, हम भी भेज देंगे, आप वहां से देख लेना। किसी का ऐसा मान लो स्पेलिंग वगैरह गलत लिख रहा है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, 1 परमानेंट डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटी। ठीक है, परमानेंट अगर कोई डिसेबिलिटी होता है, परमानेंट किसी का डिसेबल है, उसका पॉइंट कितना मिले 0.1। ठीक है, मैनी लॉस्ट टाइम इंजुरी, समझाऊंगा एक करके, पहले लिखो मैनी लॉस्ट, ठीक है, टाइम इंजरीज, टाइम इंजरीज, JURIS, इसमें कितना नंबर मिलेगा, इसमें 0.01। उसके बाद क्या है, 1 लॉस्ट टाइम इंजुरी, सब समझाऊंगा, पहले लिखो लॉस्ट टाइम इंजुरी, इसमें कितना 0.001, 0 पॉइंट है यहां। और सबसे आखिर में लिखो स्मॉल इंजुरी, इसमें कितना मिला 0.0001।
तो ये पॉइंट्स थे, ये वैल्यूज है, इस तरह देना। जैसे इसका मतलब क्या समझाता हूं, जैसे मान लो कोई एक घटना घट सकता है जिसमें कितना डेड होगा पहले तुम अनुमान लो, जैसे रूफ फॉल में कितना आदमी मर सकता है। तो अगर कहीं रूफ फॉल होगा तो घटना घटने से कितना आदमी मर सकता है, तो लोकेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो फेस में रूफ फॉल होता है तो एक से ज्यादा आदमी मरने का चांस है, तो चुपचाप से 5 नंबर आंख मूंद के बैठा दो, ठीक है। मिस फायर को सोचते, मिस फायर में कितना आदमी मरने का चांसेस है, तो मिस फायर में भी क्या होगा, मिस फायर हैंडलिंग के दौरान 5 आदमी भी मर सकता है, ठीक है। मिस फायर हैंडलिंग में रूफ बोल्टिंग कर रहा है, रूफ बोल्टिंग में तुम देख रहे हो, मिस फायर में रूफ बोल्टिंग करवा रहे हो, तो जितना आदमी उतना आदमी ब्लास्ट होकर मर सकता है, तो वो भी तुम्हारा सेवरल डेट हो गया, 5 पॉइंट तुम दे दो। इस तरह से किस घटना में कितना आदमी मर सकता है। ऐसे मान लो कि हॉलेज में करंट आ गया, कितना आदमी मरेगा, तो हॉलेज में करंट आएगा तो जो हॉलेज खलासी वही मरेगा, और कौन मरेगा, तो एक आदमी डेथ हो रहा है तो 1 होगा। मान लो कि ट्रैवलिंग रास्ता में जाते हुए किसी आदमी का पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें कोई मरा नहीं, मरा, पैर फ्रैक्चर हुआ, तो उसी तरह से दिया हुआ है, क्या क्या दिया समझाता हूं, सेवरल डेड, यानी एक से अधिक आदमी डेथ हुआ तो 5, एक डेथ हुआ तो 1 पॉइंट, सिग्निफिकेंट चांसेस ऑफ फैटिलिटी, मतलब बहुत लोगों का चांस है कि उससे फैटिलिटी, मतलब सिग्निफिकेंट चांसेस है कि फैटिलिटी मरने पर है, 0.3। 1 परमानेंट डिसेबिलिटी लॉस, किसी भी आदमी का परमानेंट मतलब हाथ पैर परमानेंटली टूट गया, जैसे फ्रैक्चर हो गया, तो 0.1 नंबर दे दो। मेनी लॉस टाइम इंजुरीज, बहुत आदमी क्या हुआ, सबको थोड़ा बहुत चोट लगा, जैसे मान लो एयर ब्लास्ट हुआ, कुछ ईटा पत्थर उड़ा, सब आदमी को चोट लगा, तो उसमें 0.1 नंबर। 1 लॉस्ट टाइम इंजुरी, एक आदमी को थोड़ा बहुत चोट लगा, 0.001। और स्मॉल इंजरी, थोड़ा बहुत खुट खाट लग गया, जैसे खीट लगाते समय एक आदमी का हल्का सा खरोच लग गया, छिल रहा था गुटका, लकड़ी छिल रहा था, छिलते समय एक आदमी को हल्का सा खरोच लग गया, तो वो भी तो एक हैजर्ड है, तुम बटाली लेके छिल रहे हो, उसमें भी तो चोट लग सकता है, खरोच आ सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हर चीज का तुमको क्या करना, इस तरह से नंबर बैठाओगे, तो तुम जैसे ही नंबर बैठाया तो तुम्हारे सामने एक डेटा उभर कर आ गया। क्या डेटा आया भाई, यहाँ पे एक डेटा निकल कर आया, तो एक डेटा है 10 गुना 2.5 गुना 5, तो सबको मल्टीप्लाई करो तो 25 25 125 नंबर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 3 15 गुना 25, है ना, तुम्हारा कितना आएगा 125 तिया, 125 तिया कितना होगा 375, 375, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा निकल रहा, तुम्हारा कितना, यहां पे तुम्हारा कितना निकल रहा 375, 37.5, और यहां कितना नहीं 125। तो तुम देखो दो तरह का तुमको डेटा मिला, दो डेटा मिला बाबू, एक डेटा मिला रूपफॉल में 125 नंबर और दूसरा मिला मिसफायर में 37.5। अब तुम बताओ, अब तुम्हारा माइंस में तुम यहाँ पे दो डेटा कैलकुलेट किया, देख पा रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा होगा ना, बोर्ड को दूर करता हूं, समझाने के लिए जरूरी है। देखो यहाँ तुम जब दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था 125, एक तो निकला 37.5, तो तुम एक बात बताओ दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन निकला, ऑटोमेटिक पता चल गया रूपफॉल वाला ज्यादा खतरनाक, यानी एक्शन अगर लेना है तो पहले किस पे लेंगे, रूपफॉल के ऊपर पहले एक्शन लेंगे। तो इस तरह से तुम क्या किया, तुम अपना माइंस का जब सबका निकालेगा तो सबका वैल्यूज निकल कर आएगा, और उसमें जो टॉप 10 रैंकर टॉप 5 रैंकर होंगे वही तुम्हारा माइंस का प्रिंसिपल हैजर्ड है, उसी को तुमको क्या करना है, असेसमेंट बनाना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समझने में कुछ असुविधा कुछ हुआ हो तो बताओ, हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग भी क्लास को एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, इस क्लास को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अब देखो जब रिस्क असेसमेंट अब क्या होता है, जब तुम इसका नंबर दिया ना तो एक वैल्यूज आया ना, तो अब क्या करना, उसको असेसमेंट करने के बाद तुमको क्या करना होता, देखो एक चीज इसको मिटा दू मैं, देखो अब क्या होगा ना, जब तुम वैल्यू देकर नंबर आया ना तो उसका रिस्क का असेसमेंट करने के बाद तो उसका कैटेगरी होता है, रिस्क का अलग अलग कैटेगरी, ठीक है, रिस्क का अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। जैसे रिस्क का असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट मतलब क्या, रिस्क का अलग अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला, अगर कोई रिस्क स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसे एक होता है लो रिस्क, एक क्या होता है लो रिस्क, लो रिस्क, लो रिस्क किसको बोले हम लोग, लो रिस्क, ये हम लोग लिखवाए हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा लेस देन 20 है, इसका स्कोर करने पर कितना लेस देन 20। दूसरा होता है मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क किसको बोले हम लोग, मीडियम रिस्क क्या होता है, जिसका वैल्यू जो होगा, ठीक है, कितना होगा 20 से
200 तक होगा। अच्छा, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू 20 से अधिक, ठीक है, 20 से अधिक, 20 से अधिक से लेके अप टू कितना तक होता है, 200 तक होता है, तो 200 तक। और तीसरा जो होता है तुम्हारा हाई रिस्क। हाई रिस्क में क्या आएगा, हाई रिस्क में क्या आएगा, जिसका वैल्यू क्या आ जाए, एक्सिड 200 हो जाए, उसको हम लोग हाई रिस्क बोलेंगे। 20 तक का नंबर को हम लोग बोलते हैं लो रिस्क, 20 से अधिक 200 तक को बोलते हैं हम लोग मीडियम रिस्क, और अगर 200 ज्यादा आ जाए तो उसको हाई रिस्क बोलते हैं, ठीक है। माइंस के लिए ये जो पैरामीटर फिक्स है, लेकिन जिसको तुम असेसमेंट करोगे सबका वैल्यूज अलग अलग आएगा। तुम हमारा माइंस क्यों निकालोगे, रूप बोल्टिंग में अलग मिलेगा, तुम्हारा माइंस का अलग मिलेगा। हर माइंस का रिस्क असेसमेंट जब करोगे तो उसका वैल्यूज क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि रिस्क तो हम लोग निकाल लिए, रिस्क को हम लोग निकाल लिए, रिस्क का वैल्यूज हमको पता चल गया भाई कि रिस्क का नंबर दिया, रिस्क का नंबर पता चल गया, इतना 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 नंबर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक बात आती है कि रिस्क को सिर्फ करना तो नहीं है, रिस्क असेसमेंट कर लिया छोड़ दोगे चलेगा थोड़ी ना। अब रिस्क को क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल भी तो करने बोला है ना। पहला वाला पॉइंट याद करो, जो हम लोग 5th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस था, 5th के बाद जो 8th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आया, सॉरी 9th वाला में क्या बोला गया, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल द रिस्क बोला गया ना, कि रिस्क असेसमेंट ही नहीं करना बल्कि उसको कंट्रोल भी करना, कंट्रोल भी करिए, कंट्रोल करने के बारे में बोला गया। तो रिस्क को तुम बता लिया कितना रिस्क है, तो डीजीएमएस वाला बोलेगा हमको क्या करें, हमको उससे क्या मतलब है, आपका रिस्क कितना है, तो हम तुमको मिठाई बांटे हैं। तुम कंट्रोल करके दिखाओ, तुम रिस्क को असेसमेंट करके छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा, बल्कि उसको कंट्रोल करना ना, ठीक है, उसको प्रिवेंट करो और कंट्रोल करो। तो कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए ना कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जिसके ऊपर तुम लोग का सवाल इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि किस किस तरह से कंट्रोल करने पे उसको कितना कितना परसेंटेज कंट्रोल माना जाएगा, उस चीज के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, हम लोग उस पॉइंट्स को अभी लिखेंगे। तो फटाफट इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे लिखाऊंगा। बहुत बड़ा टॉपिक है यार, बहुत बड़ा टॉपिक है। तुम लोग जैसे सोचते हो ना कि सर ये तो सर ये है, एसएमपी पढ़ा दिए, एसएमपी पढ़ा दिए, एसएमपी पढ़ा दीजिए, ठीक है। बहुत बच्चा अलग इधर उधर यूट्यूब में यूट्यूब में सब जगह देखा होगा, ठीक है, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, हमको नहीं लगता कहीं मिला होगा। आज तुम जब क्लास किया होगा ना, तुमको समझ में आएगा एक्चुअली में क्या है। जो लाइव सेशन ज्वाइन किया होगा ना, देखो एक बात तुम सोचो, लाइव सेशन ज्वाइन करने से जो मजा है, जो रिकॉर्डिंग देखते हैं वैसा मजा कभी मिल ही नहीं सकता है। अगर वो पूरे स्पीड में देख सकते, बहुत स्पीड में देख लेंगे, हाँ उसको पॉज आगे पीछे करके देखता, उसमें भी एक अलग मजा है, अपना मजा है, तो अपना आगे पीछे करके देखा, बाद में देखा, रिपीट करके ये देख के वो देख, तो उसमें एक अलग मजा है, वो भी है, लेकिन वो मजा लेगा उस तरह से, तो वो सिर्फ इस उद्देश्य से देखेगा कि नहीं मेरे पास टाइम कम है, हमको स्पीड में देखना है, पार करना है स्पीड में, तो बहुत गड़बड़ है, इस सब टॉपिक के लिए बहुत गड़बड़ है, बहुत सारी चीजें छूट जाएगी, आप नहीं कवर कर पाओगे। तो इन सब टॉपिक में ना स्पेशली रिकॉर्डिंग का स्पीड बढ़ा के नहीं, तो आराम से स्थिर होकर देखना है। चलो यहां तक हो गया, हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे बात करें बाबू, आप लोगों का परमिशन है। हाँ अभी रिक्लेमिनेशन पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, कैसा लड़का है, आज मैं पढ़ा रहा एसएमपी, तो रिक्लेमिनेशन पढ़ाएंगे हम लोग का रिक्लेमिनेशन का टॉपिक होगा, ठीक है, मंडे के बाद, ठीक है, मंडे या उसके बाद आएगा, ठीक है, मंडे या उसके बाद आएगा, ठीक है, मंडे या उसके बाद हम लोग रिक्लेमिनेशन वाला टॉपिक को कवर अप करेंगे। रिस्क लिखो, रिस्क प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, लेकिन एक बात जानते हो, वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रिस्क प्रिवेंशन और कंट्रोल के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, क्या क्या है नहीं है इसी के बारे में देखो। पहला है एलिमिनेशन, अगर मान लो कोई रिस्क को तुम एलिमिनेट कर देते हो, रिस्क को एलिमिनेट कर दो देखो मतलब नहीं समझ, मतलब तुम दिमाग में पहले तो समझ में नहीं आया सर क्या हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है, अभी तो समझ में आएगा सर रिस्क